नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन, एक ऐसा चैप्टर जो जीवन से भी जुड़ा हुआ है, जो आपके लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, जो आपके एग्जाम से भी जुड़ा हुआ है। ब्लड रिलेशन का महत्व केवल 4 प्रश्नों के लिए नहीं होता, 4 एग्जाम के लिए नहीं होता। यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा रिश्ता कैसा हो यह डिपेंड करता है ब्लड रिलेशन पर। तो हम जानेंगे कि रिश्ते पहले रिलेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्लड रिलेशन, दूसरा होता है इमोशनल रिलेशन और तीसरा होता है प्रोफेशनल रिलेशन। हम तीनों रिलेशन के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन का इसलिए जिक्र करते हैं कि जैसे ही हम धरती पर आते हैं, सबसे पहले मामा मम्मी पापा दादा दादी फुआ फूफा मौसा के बीच में रहते हैं। और इस रिलेशन को समझने के लिए हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें पता चलता है कि ये मेरे खून का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, और हम इसको कैसे निभाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये रिश्ता मात्र प्रश्नों तक सीमित नहीं है, ये रिश्ता हमारे इमोशन से जुड़ते हुए हमारे जीवन के अंत तक सीमित है। तो ब्लड रिलेशन में बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, बैंक में, रेलवे में, एसएससी में। आजकल तो सीटिंग अरेंजमेंट के साथ भी ब्लड रिलेशन लाया गया है। तो पहले इस चैप्टर में हम ब्लड रिलेशन को बताते हैं कि यह रिश्ता कैसे है और किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम आपके ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 पर आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का 2-3 पार्ट जाएगा। एक तो हमारे संबंध की परिभाषा, जो कि इस पहले वाले पार्ट 1 वाले में जाएगा, पार्ट 1 के वीडियो में। इसके बाद रिश्ते का इस्तेमाल प्रश्न में कैसे करेंगे, पार्ट 2 में जाएगा। और पार्ट 3 में जटिल प्रश्नों को कैसे हम समाधान करेंगे, इसके लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो निशांत रंजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और शेयर ही ना करें, वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ अंत तक देखे, सीखे, समझे और प्रश्नों को बनाने के तरीका पर अपने आप को कनेक्ट करके मेहनत करने का प्रयास करें। तो आइए सबसे पहले हम आपको ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि यह रिलेशन कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले हमने देखा है कि खून के रिश्तों में जो ब्लड का रिश्ता है, यह हमारे जीवन का सबसे अहम रिश्ता में से एक है। कैसे है, तो इस रिश्ता को हम आपको आपके सामने लाकर दिखाते हैं। ये हमारा ब्लड का रिश्ता है। जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं, सबसे पहले हमारी शुरुआत इस प्यार के साथ होती है। आप में से जितने लोग होंगे, आप जब अपने पिताजी से पूछिएगा कि हमारे धरती पर आने के बाद आपके घर में किस तरह की खुशियां थी, चाहे वो बेटा हो या बेटी, मैक्सिमम परिवार में संतान आने की खुशी में आपका बचपन शायद इसी लेवल से बीता होगा। आपने कभी ना कभी किसी न किसी के गोद में खेला होगा, और शायद थोड़ा सा बचपन के फ्लैशबैक पे जाइएगा तो जो कल के डेट में पिताजी आपको गोद में खिलाए थे, आने वाले समय में जब आप अपने बच्चों को गोद में खिलाइएगा, तब एहसास होगा कि एक समय था कि मेरे पिता ने भी इसी तरीके से प्यार दिया होगा। हमारे ब्लड रिलेशन की शुरुआत मां के गर्भावस्था में आने के साथ हो जाती है। जैसे ही मां के गर्भ में आते हैं, हमारा रिश्ता माँ बाप से जुड़ता है, और वहां पर हमारे माँ बाप जो होते हैं वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। गर्भ में माँ को ये नहीं पता होता है कि बेटा है कि बेटी है, अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा, शरीर से दिव्यांग है कि शरीर सुंदर है, लेकिन माँ की ममता और उसकी इमोशंस इतनी तगड़ी होती है कि माँ अपने बच्चे को जन्म देने के पहले से गर्भ में जब पालने लगती है तो बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। इसीलिए कहा गया है उस माँ के लिए कि प्यार अंधा होता है। आज के विद्यार्थी उस प्यार को कहीं और जोड़ के कनेक्ट करते हैं, और आंखों से देख के अपने प्रेमी प्रेमिका को सेलेक्ट करता है और कहता है प्यार अंधा होता है। इस प्यार के बारे में नहीं कहा गया है। ये माँ की ममता के गर्भावस्था के दौरान नहीं देखे जाने वाले बच्चों के प्यार की परिभाषा है। यह माँ 9 महीना तक अपने बच्चे को बिना देखे बचाने का प्रयास करती है कि कहीं गलती से मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। और इस अवस्था से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा सेकेंड फेज जब आता है, तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो बड़ा होने के बाद
आप देखिए, बहुत सारे ऐसे परिवार में माँ बाप हैं जिनके पास बहुत सारी सुविधा नहीं है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन नहीं है, साधारण से घरों में रहते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मेरा बच्चा शिक्षा के साथ संस्कार को लेकर आगे बढ़े। यहाँ इस तस्वीर में दर्शाया जा रहा है कि खाना बनाते समय भी माँ के मन में होता है कुछ बच्चे को पढ़ा दे। पिता काम से लौट के आए हैं, फिर भी चाहते हैं बेटे और बेटियां को पढ़ा दे। ये खून का रिश्ता केवल शब्दों से नहीं, प्रश्नों से नहीं, भाव से कनेक्ट है। और इस भाव की सबसे बड़ी परिभाषा आपके सामने दिख रहा है कि माँ खाना बना रही है, पिता गोद में बैठा के बच्चे को अपने लैपटॉप पर धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास करता है। और इसी उम्मीद से कोई पटना, कोई दिल्ली, कोई कोटा, कोई राजस्थान के अलग अलग कोटा में, तो कोई हरियाणा, कोई हिसार, देश के अलग अलग जगहों में शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है। यह हमारा खून का रिश्ता है। भारत में खून का रिश्ता इतना मजबूत है कि आप देखते होइएगा कि जीवन से लेके और मृत्यु के एक क्षण पहले तक अगर आपके हमारे घर में कोई दादाजी हैं और पेंशन उठाते हैं, उनके शारीरिक कष्ट बहुत है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कुछ दिन जिंदा रह जाते। 40,000 सपोज दैट अगर उनका पेंशन है और 30,000 उनका मेडिसिन में खर्च है, फिर भी सोचते हैं 10,000 हम परिवार की मदद कर रहे हैं, भगवान हमारे शारीरिक कष्ट को बनाए रखे लेकिन हम परिवार के लिए जिंदा रहे। ये खून का रिश्ता होता है कि अपने शरीर को कष्ट देते हुए भी व्यक्ति चाहता है कि हम अपने परिवार को टूटने न दे और हर संभव प्रयास करता है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से परिवार के बच्चों को यानी बाल बच्चों को मदद करने का प्रयास करे। तीसरे फेज में जब हम आते हैं, बड़े होते हैं, जिस फेज में आप हम सब हैं, बच्चा अपनी जीवन की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, कहता है माँ बाप से मुझे पढ़ना है, और माँ बाप रोटी दाल के अभाव में हो या वस्त्र के अभाव में हो, हर क्षण ये चाहता है कि हमने जीवन के शुरुआत से लेके अभी तक कष्ट काटे, एक एक पैसे के लिए मेहनत करना पड़ा, मजदूरी करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, मेरे बच्चे को नहीं करना पड़े। और आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन विद्यार्थियों के माँ बाप कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए, पैसे के अभाव में मेहनत मजदूरी करते हुए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ता का सबसे दुखदाई टाइम ऑफ पीरियड चौथा फिगर दिखाता है कि जिस माँ ने 9 महीना उंगली पकड़कर चलना सिखाया, 9 महीना गर्भ में पाली, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई, जिस पिता ने संघर्ष के सोपान पर अपनी मेहनत की कसौटी पर रात दिन एक करके शरीर को शरीर नहीं समझा, उस पिता को, उस माँ को भी अंत में बच्चे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। यह चौथी तस्वीर जो दिखा रही है एक ऐसी ममतामयी माँ की है जिसने 9 महीना बिना देखे आपको बेपनाह मोहब्बत के साथ पाला है, बेपनाह कुछ सोचे हुए 2 वक्त की रोटी आपको खिलाई है। कई ऐसी रातें आती है जब घर में अनाज की कमियां रह जाती है, माँ भूखे सो जाती है, अपने बच्चे को एक दिन भी भूखे नहीं सोने दी, सिसक के रह जाती है, कभी भी आपके सामने ये नहीं कहती है कि मुझे भूख लगा है, मुझे भोजन करा दो। दुर्भाग्य जो हमारे खून के रिश्ते में इतनी मजबूती थी कि किसी और के गर्भ से जन्म लेने वाला किसी और के गोद में खेलता है, और भगवान कृष्ण कहा जाता है, आज अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला अपनी माँ के गोद में खेलता है। भगवान कौन कहे इंसान नहीं बन पाता है। आपसे निवेदन करेंगे कि खून का रिश्ता इसलिए नहीं होता कि अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को सीढ़ियों की तरह आप इस्तेमाल करें, और कल के डेट में जब आप पैसा कमाने लगे, शादी हो जाए, तो आप वो दिन भूल जाएं कि कभी मेरी माँ ने भूखे रहते हुए मुझे भोजन कराया है। उस दिन को न भूलें, कभी मेरी माँ ने आंचल की छांव में ठंड में ठिठुरती रही लेकिन मुझे गर्माहट देकर सुलाया है। और भारत जैसे राष्ट्र में ये जब दिन देखने को आता है तो लगता है कि क्या इसी धरती पर विवेकानंद आए थे, क्या इसी धरती पर भगत सिंह आए थे, चंद्रशेखर आजाद आए थे, जो देश को, भारत को मां मानकर अपनी प्राण की आहुति दे दिए, और उस घर में मां को रोटियों के बजाय वृद्धाश्रम में और उस मां को पेरेंट्स हाउस भेज दिया जाता है। तो अगर खून की अहमियत को समझते हैं
तो रक्त का एक एक कतरा आपको अपने पेरेंट्स के प्रति, खास करके माँ बाप के प्रति समर्पित होना चाहिए। इसके बाद हमारा रिश्ता आता है। यही ब्लड रिलेशन समाप्त नहीं हुआ, इसका पूरा ब्रांच दिखाएंगे। पहले आते हैं, इसके बाद सेकंड जो हमारा रिश्ता आता है, वो सेकंड रिश्ता में हम किस चीज को देखते हैं? तो प्रोफेशनल रिलेशन को, इमोशनल रिलेशन को देखते हैं। आप देखिए, ये इमोशंस है। इमोशंस में मां अपने बच्चे को खिला रही है, ब्लड का रिश्ता है लेकिन इमोशंस भी है। आप इस जगह पर एक और इमोशंस जोड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि घर में कोई आपके काम करने वाली है, या कोई बाहर की रिश्तेदार आई है, दूर की रिश्तेदार आई है, या आप जहां रहते हैं उसके आसपास जो रेंटर है उनसे आपका इमोशनल अटैचमेंट हो गया। कभी आप बाहर गए या किसी काम में व्यस्त है और बच्चे को खिलाना होता है, तो कई जगह पर यह देखने को मिलता है कि वो रेंटर आप उसका बच्चा नहीं है, आपके बच्चे को अपने गोद में बैठा के प्यार से खिलाती है। ये भावनात्मक रिश्ता जुड़ता चला जाता है। आप देखिए, यहाँ एक दूसरे का हाथ थामे हुए कोई दोस्त है, एक दूसरे का हाथ थामे हुए आज के समय में, वर्तमान के समय में आप देखते हैं, कहता है मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। ये क्या है? इमोशनल रिश्ता है। इस पर एक प्रश्न किसी के द्वारा किया गया था कि भारत जैसे राष्ट्र में यह प्रश्न किया जाता है कि हमारा इमोशनल रिश्ता कमजोर होता है। विदेशों पर, वेस्टर्न कल्चर पर कमेंट्स किया गया था कि आपका इमोशनल रिश्ता तो इतना कमजोर होता है कि शादी होता है तो 4 साल बाद छोड़ देते हैं। हमारा तो ब्लड का रिलेशन इतना मजबूत होता है कि हम लोग मृत्यु के अंतिम क्षण तक सेवाभावी होते हैं। तो वहां के किसी ने प्रश्न पूछा भारतीयों से कि अगर आप ये कहते हैं कि आपका ब्लड का रिश्ता मजबूत है, हमारा कमजोर है, तो आप ही के भारत में बहुत सारे ऐसे प्रेमी और प्रेमिका देखते हुए मिलते हैं कि प्रेमी ने अगर साथ छोड़ दिया तो प्रेमिका ने सुसाइड कर लिया, या प्रेमिका ने साथ छोड़ा तो प्रेमी ने सुसाइड कर लिया। ऐसा तो मिलता है। आप कहते हैं कि कमजोर है, तो कमजोर होने पर आखिर ये कैसे है कि एक प्रेमी के छोड़ने पर प्रेमिका, या प्रेमिका के छोड़ने पर प्रेमी सुसाइड करता है? ये तो मजबूती वाला रिश्ता है। जबकि उसी भारत में किसी पिता का देहांत तो हो जाता है तो कोई बेटा और बेटी सुसाइड नहीं करता है। किसी पिता और माता के साथ कुछ भी होता है तो कोई बच्चा सुसाइड नहीं करता है। हम कैसे माने कि आपका ब्लड रिलेशन तगड़ा है, हमारा इमोशनल रिलेशन कमजोर है? कई बार लोग इस बातों से प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, सही कहा आपने, लेकिन हमारे भारतीय जो फिलोसफर थे उन्होंने जवाब दिया कि साहब, हमारा ब्लड रिलेशन किसी खास एक व्यक्ति से नहीं टिका होता है जिसके जिंदगी में चले जाने से सामने वाला बेटा हो या बेटी सुसाइड कर ले। जब कम उम्र में छोटा भी बच्चा रहता है और देखता है कि मेरे पिताजी का देहांत तो हो गया, तो इसलिए सुसाइड नहीं करता है कि उसे लगता है कि मेरी माँ को पिताजी छोड़ के चल गए, मेरे अलावा मेरी माँ का सहारा कोई नहीं बन सकता है। इसलिए पिता के चले जाने पर पिता के भारों को कंधों पर लेकर अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपने माँ के खान पान भोजन की व्यवस्था के लिए बच्चा संघर्ष करता है, लेकिन सुसाइड करके अपने आप को कायर साबित नहीं करता। ये मेरा खून का रिश्ता है कि एक व्यक्ति के लिए हम धरती नहीं छोड़ते हैं, पूरे परिवार के लिए हम संघर्ष करते हैं और अपने आप को शानदार बनाते हैं। ये खून का रिश्ता है। इसलिए हमारे देखिएगा ब्लड रिलेशन में एक दूसरे को संभालने वाला होता है, लेकिन इमोशनल रिलेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि कई बार इंसिडेंटली अगर उस व्यक्ति से संबंध टूट जाता है तो अचानक सदमा में जाकर कई व्यक्ति गलत कदम उठाते हैं। ये इमोशनल रिलेशन केवल आपके पिता मां के साथ ब्लड का नहीं है, ब्लड के साथ इमोशंस का है। और ये इमोशनल रिलेशन भी अपने कई जगहों पर तगड़ा है। आप में से कई विद्यार्थी पटना में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते होंगे, अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं। आपके रूममेट से आपका इमोशनल रिलेशन इतना मजबूत है कि आपकी तबीयत खराब होती है तो वो आपका रूममेट आपका मेडिसिन लाता है। ये क्या है? ब्लड का रिश्ता नहीं है, इमोशंस का रिश्ता है। एक साथ एक जगह रह के आप तैयारी करते हैं, लगता है मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, आप सेवा करते हैं, कई बार आपके पैसा घट जाता है, कोई फॉर्म भरना होता है,
आप सोचते हैं क्या करे कैसे करे, उसी समय दोस्त आता है मेरे पास है ले लो। ये इमोशनल रिलेशन ऐसा नहीं है कि मात्र एक पॉइंट पर निगेटिव होने पर इमोशनल रिलेशन खराब है। आपने इमोशंस की अगर परिभाषा समझनी हो तो भगवान कृष्ण और सुदामा के इमोशंस की परिभाषा दुनिया में पूरी लोग जानते हैं। उससे तगड़ा क्या हो सकता है। आज जहां ब्लड के रिश्ता में लोग अपने बेटे अपने माँ बाप को त्याग दे रहे हैं, विदेशों में जाने के बाद मुखाग्नि देने के लिए ऑनलाइन लाइव जुड़ते हैं, वहां भगवान कृष्ण ने बस इतना सा सुना था मेरा सखा सुदामा आया है, भाग के जाते हैं और अपने आंसू से उनके पैरों को धो देते हैं। जिस व्यक्ति के पास आईक्यू है वो दुनिया का बड़ा व्यक्ति बन सकता है, धनवान व्यक्ति बन सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ईक्यू है, इमोशनल वाली क्वालिटी है, वो दुनिया का महान व्यक्ति बनता है। इसकी अहमियत हर जगह है। आप अगर बैंक में बैंक कर्मी है, इमोशंस के साथ अपने कार्य को करते हैं और पब्लिक रिलेशंस में पोलाइटली बात करते हैं, जब तक आप उस बैंक में रहिएगा, उस पब्लिक के द्वारा कहा जाता है इसका इमोशनल रिलेशन इतना अच्छा है, जाइए तो प्यार से बात करते हैं। अगर आप पेशे से डॉक्टर हैं और रोगी कितना भी छटपटाते जाता है, आप मुस्कुरा के बात करते हैं, 70% रोगों का इलाज आपकी मुस्कुराहट और संवेदना सिंपैथी देने के साथ समाप्त होती है, क्योंकि ये इमोशंस है। और ये इमोशंस अगर जिस व्यक्ति के पास है, वो अगर ब्लड के साथ जुड़ जाता है, वो अगर प्रोफेशन के साथ जुड़ जाता है, तो जिस रिश्ते के साथ जुड़ता है, ब्लड के साथ जुड़ता है तो ब्लड रिलेशन को मजबूत बनाता है, प्रोफेशन के साथ जुड़ता है तो प्रोफेशनल रिलेशन को मजबूत बनाता है। तीसरा जो रिश्ता हमारा है, यह रिश्ता हमारा व्यवसायिक रिलेशन है। इस रिलेशन में भी आप देखिएगा अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, एक साथ काम करते हैं और काम करते करते एक दूसरे से मित्रता हो जाती है, एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। जानते जानते दोस्ती इतना बढ़ जाती है कि कई बार एक साथ काम करने वाला कहता है चलो आज भोजन हमारे रूम पर होगा। ये व्यवसायिक रिलेशन में भी क्या है, इमोशनल है, इमोशंस है। इमोशंस घर के आलू की सब्जी की तरह है, उसका जरूरत हर जगह है। आप देखिएगा आलू की सब्जी हर घर में मिलेगी और हर क्षण मिलेगी। ये इमोशनल रिश्ता है, जुड़ता है व्यवसायिक के साथ, व्यवसाय को मजबूत बनाता है। थोड़ा देर के लिए आप देखिए, एक शिक्षक और विद्यार्थी का पहला रिलेशन की शुरुआत तो प्रोफेशन से होती है। बहुत सारे लोग इस पर सहमत नहीं होंगे, कहेंगे कि नहीं हम इसको नहीं मानते, शिक्षक समाज का आईना है। हम भी मानते हैं शिक्षक समाज का आईना है, और कहा भी गया है अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अध्यापक अगर युग का निर्माण करते हैं तो छात्र राष्ट्र का भाग्य बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशनों में जाकर जो पैसा पेमेंट करना होता है, यहां तो प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन के बाद जब इमोशनल अटैचमेंट होता है और क्लास का कोई स्टूडेंट, लड़का हो या लड़की, टॉपर बनने लगता है, तो उस टीचर का कनेक्शन धीरे धीरे इमोशनल मामला में इतना मजबूत हो जाता है कि वो एक्स्ट्रा डाउट के लिए सर को कॉल करता है, सर हमको एक्स्ट्रा डाउट की जरूरत है। बेहिचक सर कहते हैं आओ स्वागत है तुम्हारा, और डाउट बताने का प्रयास करते हैं। तो आप व्यवसायिक संबंधों में भी अगर इमोशंस को जोड़ते हैं तो जहां भी जाएंगे आपके जीवन की गाड़ी, आपके लाइफ की गाड़ी सॉलिड पटरी पर आगे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि इमोशंस परमात्मा का दिया हुआ वो गुण है जो अगर व्यक्ति इंक्रीज करता है तो पूरी जीवन प्यार बोता है, प्यार बांटता है और प्यार काटता है। तो ये 3 प्रकार के रिश्ते होते हैं। प्रश्नों के लिहाज से हमें ब्लड रिलेशन की जानकारी रखनी है, नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, समाज के हिसाब से हमें तीनों के बारे में अपनी जिंदगी को जोड़कर रखना है। तो हम आते हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट में कि हमारे रिश्ते क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं और किस रिश्ते की अहमियत किस तरीके के है। इस पार्ट पर हम आते हैं। ब्लड रिलेशन में आप सामने जो देख रहे हैं, यहां पर 2 साइड है, एक मेल साइड है, दूसरा फीमेल साइड है। मेल साइड में आप ध्यान से देखिए, रिश्ते का ट्री हम नहीं बता रहे हैं, रिश्ते की अहमियत बता रहे हैं। आप राइट साइड में देख रहे हैं, मेल में 3 पार्ट में बांटे हैं।
ये 3 पार्ट का मतलब हुआ 3 जनरेशन। 3 जनरेशन को हमने बांटा है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं फीमेल साइड, इसमें भी 3 जनरेशन को बांटे हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने वाले जनरेशन पर, और अपने जनरेशन को ध्यान से देखते हुए मेल साइड में बॉय लिखा हुआ है और फीमेल साइड में गर्ल लिखा है। आप पूछिएगा ये रिश्ता है? बिल्कुल नहीं। ये माना कि एक्स की तरह हमने समझाने की शुरुआत मेल में एक लड़के से और फीमेल में एक लड़की से किया है। इनकी उत्पत्ति अगर लड़का है या लड़की है, अगर उत्पत्ति होती है तो पेरेंट साइड में सबसे पहले अगर मैटरनिटी और पैटर्निटी 2 चीजें होती है। मैटरनिटी क्या होती है? मां के साइड का, और पैटर्निटी क्या होता है? पिता के साइड का। तो इस बच्चे के उत्पत्तिकर्ता में सबसे पहले क्या? फादर, पिताजी, फिर माताजी। ये इनके उत्पत्तिकर्ता जन्मदाता हुए। ये नाम का अर्थ अगर आपको समझ में आए तो दुनिया में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। ये नाम के फादर दिखते हैं, लेकिन कई बच्चे मायूस होकर कहते हैं ये फादर नहीं फादर है। छोटी छोटी बातों पर मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं। स्वाभाविक गुण है। एक अगर कुम्हार अपने घड़ा को सुंदर बनाना चाहता है तो हाथ दोनों तरफ से लगाता है, अंदर भी और बाहर भी, ताकि घड़ा शेप भी ले, सुंदर भी हो और टूटे भी नहीं। इनके बारे में आप मारपीट वाली बातों को तो दिल में रखते हैं, लेकिन ये पिता सूर्य की भांति होते हैं। सूर्य जैसे ही उदीयमान होता है पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है। इस धरती पर जब तक पिता जिंदा है, धन वाले हैं कि नहीं है ये नहीं जानते हैं, लेकिन पिता का नाम और पिता अगर जिंदा है तो आपके जीवन में प्रकाश है, क्योंकि आपका नाथ जिंदा है। आपको कोई अनाथ नहीं कह सकता है। और पिता दुनिया का इतना बड़ा हीरो आदमी है जो कठिन संघर्षों से लड़ता है, ऊब तक नहीं करता है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी करता है। 2 वक्त दवा की जरूरत होती है, 1 वक्त खा के अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। और तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि पिता अपने दर्द को मार लेता है, कभी बच्चों के सामने शेयर नहीं करता है कि मेरा बेटा का दिल टूट जाएगा। यह दुनिया का ऐसा सूर्य जो उदीयमान हुआ तो दुनिया प्रकाशित हो गई, और गलती से अगर अस्त हो गया तो जिस प्रकार सूर्य अस्त होते हैं और धरती पर अंधकार आता है, पिता के अस्त होने पर पुत्र और पुत्री के जीवन में अंधकार आ जाता है। एक ऐसा हीरो जो दुनिया का सबसे बड़ा रोल मॉडल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट पर्सन है, कभी बच्चे को जूता पहनाते हुए नजर आता है, तो कभी साइकिल के रड पर बैठाकर स्कूल पहुंचाते, तो कभी कार से बच्चों को पहुंचाते हुए, तो कभी गोद में खिलाते हुए, तो छोटी गलतियों पर थप्पड़ लगा के अपने बच्चे को हीरा बनाते हुए नजर आता है। आजकल के बच्चे पिता के डांट और मार पर सोचते हैं मेरे पिताजी मेरे लिए दुश्मन है। अरे जाकर उन बच्चों से पूछिए जिनके पिता नहीं है, जब आंगन की दहलीज में आगे बढ़ के चौखट पर पैर रखता है, उसकी निगाहें ढूंढती है काश मेरा बाप होता, मेरे पिता होते, हाथ पसारते और सीने से लगा लेते। दुनिया में जब तक ये जिंदा है, हमारा भाग्य जिंदा है, हमारा भविष्य जिंदा है। ये कर्म वाले भाग्य की बात नहीं करते हैं, हम कर्म वाले भाग्य की भी बात आगे बताएंगे, वो नहीं। इसलिए हम कहे कि भाग्य और भविष्य जिंदा है कि आज पढ़ने वाले बच्चे को ये नहीं सोचना पड़ता है पैसा कहां से आएगा। 60 साल 65 साल 70 साल का बाप मेहनत और मजदूरी करता है और कहता है तुम जहां तक पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे। इससे बड़ा खून का रिश्ता क्या हो सकता है। ये धरती के भगवान है। दूसरी तरफ मां की ममता का अगर जिक्र करे तो ये मदर कम है, मर्दर ज्यादा है। दर दर की ठोकर खाती है, औलाद के लिए मरती है। दर दर की ठोकर घर में आई आपके, कई बार दादी से नहीं बना, कई बार फुआ से नहीं बना, फिर भी कभी परवाह नहीं की। नमक अधिक हो जाने पर आपके पिताजी द्वारा डांटा गया, समय पर कोई कार्य नहीं किया गया, आपके पिताजी द्वारा बोला गया, सारी परवाहों को भूल गई है, दर दर की ठोकर खाती है और मुस्कुराती है। आज मुझे भले ही संघर्ष करना पड़ रहा है,
कल जब मेरा औलाद पढ़ के सफल होगा, मेरी जीवन खुशहाल हो जाएगी, मेरा जीवन शानदार हो जाएगा। ये ऐसी ममता की आंचल की छांव लिए हुए हमारे जीवन की परीक्षाएं है कि ये अगर हट जाती है तो मेरा परिवार पूरा सुना हो जाता है। माँ जब तक घर में है, घर की खुशियां दीवालों में दिखती है। जिस दिन माँ दुनिया छोड़ के चली जाती है, हर ईंट रोता है, क्योंकि घर की लक्ष्मी चली जाती है। आपसे निवेदन है कि इस धरती के भगवान को कभी भी रुलाने का प्रयास न करें। अगर इनके आंखों से आंसू गिरता है तो इनके औलाद कभी मुस्कुरा के नहीं जी पाते हैं। इनके आंखों से अगर आंसू गिराते हैं किसी कारणवश, उस औलाद को सुख और चैन नहीं मिलता है। ये वही राष्ट्र है जहां प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। यहां भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सुबह उठते थे और हाथ जोड़ के नहीं, साष्टांग अपने माँ बाप के चरणों में गिरते थे। हम उस राष्ट्र के युवा हैं। आज माँ की ममता का आंचल का छां तो ले रहे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें रुला दे रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो उनको संघर्ष के साए में छोड़ के चले जा रहे हैं। दुर्भाग्य तो तब होता है जब बड़े पैकेज पर कंपनी में काम करने वाले बच्चे माँ बाप के सामने आके कहते हैं कि मेरे लाइफ स्टाइल में खलल आ गया है, कृपया आप लोग वृद्ध आश्रम में चले जाए, हम आपको पूरा वहां देख रेख करेंगे। जिस माँ ने बार बार हमने आपको जिक्र करके बताया, इतनी संघर्ष के बाद भी कभी अपने बच्चों से दूर नहीं हुई। क्या कारण है कि आज बच्चे कुछ पैसे के लिए अपने माँ बाप को दूर भेज देते हैं। आप सबसे निवेदन है कि धरती के भगवान का अपमान मत कीजिए। भगवान का अपमान करने वाला भक्त कभी खुशहाल नहीं रहता है, और आपने इन्हीं की बदौलत इस दुनिया को देखा है। इतनी रंगीन और खुशहाल वाली दुनिया देख रहे हैं। आप इनको अगर पूछते हैं, दुनिया में एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, पूरी दुनिया खुशहाल होती है। दूसरा पार्ट हम इसके ऊपर चलेंगे। पिता के साइड से पिता के पिताजी ग्रैंडफादर और पिता के माताजी ग्रैंड मदर हुई। आजकल घर में इनको बूढ़ा बूढ़ी कह के बुलाया जाता है। बच्चे कहते हैं चुप बूढ़ा, हल्ला क्यों करते हैं, चुप रहिए। आपके भगवान के भगवान है। गुरु के गुरु को दादा गुरु कहा जाता है, वैसे ही के पिता को पितामह कहा जाता है, जिसको आप दादाजी कहते हैं। ये ग्रैंड फादर है। ग्रैंड पार्टी का नाम आपने सुना होगा। आज ग्रैंड पार्टी है, चलो एंजॉय करते हैं। यहां ग्रैंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी पिता के पिता हैं, ये बड़े रूप में है। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया शिक्षा और संस्कार न किसी किताब में मिलेगी, न किसी दुकान में मिलेगी, न किसी मकान में मिलेगी, न किसी शैक्षणिक संस्थान में मिलेगी। बुजुर्गों का अनुभव, वर्तमान की टेक्नोलॉजी और अच्छे शिक्षकों का ज्ञान अगर जीवन में मिल जाता है तो दुनिया का वो सबसे बड़ा तेजस्वी और तपस्वी व्यक्ति बन के उभरता चला जाता है। और ये आपकी जिंदगी में, अपने घर में पूछिएगा कि सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हैं। आप पूछिएगा, जिसको आप बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं, कई बार आपके पिताजी दौड़ के मारने के लिए चले और आप भाग के दादाजी के गोद में छुप गए और दादा ने सीने से लगाया, पिताजी उधर से आए, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। अचानक बच्चा कहता है, अचानक पिताजी कहते हैं पढ़ता लिखता नहीं है, मारेंगे नहीं। दादाजी कहते हैं तुरंत, तुम तो पढ़ के आईएएस बन गए हो। दिल को इतना सुकून मिलता था उस क्षण। कोई तो है जो मेरे रक्षा कवच के रूप में है, कोई तो है जो मुझे इस भाव से समझता है। ये पूजनीय है, और बहुत लोगों का सौभाग्य नहीं होगा जिनके परिवार में अब दादाजी रह गए हों। कुछ तो दादाजी धरती छोड़ के चले गए, और कुछ पैसों के आगोश में दुनिया के पुजारी बन गया लोग अर्थ का, दादाजी को पहुंचा दिया वृद्धाश्रम में। बच्चों को प्यार की परवरिश देनी हो तो हमारा सबसे आग्रह है कि दादा और दादी को घर के अलावा कहीं न जाने दें। अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा मेंटली और मोरली रूप से स्ट्रांग हो, आप दादा और दादी के बीच में जरूर छोड़ दें। ये दादी, जिनकी इसमें दादी होगी, आप पिताजी से पूछिएगा, भर पेट खाना खाने के बाद भी अगर कोई खिलाती है उसका नाम दादी है। भर पेट खाए हैं,
मतलब हाथ से अगर मुंह में आपको निवाला भी देती है तो इतना देती है कि कुछ मुंह में जाएगा, कुछ नाक में जाएगा। और मजाल जो दादी के सामने कभी मम्मी डांट के दिखा दे, उनकी 3 पीढ़ी को अगर नहीं उसी समय दिखा दे, हाँ तुम किस खानदान से आई हो हमको पता है, जो आपके लिए आपकी मां के खानदान तक पर चली जाती है उसका आप अपमान करते हैं। ये घर के ऐसे धरोहर हैं जिनको अगर हम जीवन से जोड़ के रखते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। अब आते हैं हम यहां पर मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंड मदर। ये हमारे नाना और नानी हुए। मैटरनल मतलब मामा साइड में, नाना और नानी। नाना से बच्चों को थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है, क्योंकि नाना जी घर से आते समय रुपया का सबसे छोटा नोट देते हैं। नानी से अधिक होता है, इसलिए नानी से लगाव होता है बच्चों को। एक तो नानी खिलाती भी भरपेट है, दूसरा परिवार के सामने दिखाकर पैसा अलग देती है और छुपा के पैसा पहले देती रहती है। नानी को क्या लगता है कि मेरी बिटिया तो घर से चली गई, उस बिटिया का ये औलाद है, कम से कम जितना दिन मेरे घर आता है इसको प्यार मिले। तो जब जब आप नानी घर जाते होंगे सबसे अधिक प्यार किससे मिलता है? नानी से मिलता है। इसीलिए मामा घर बाद में लड़का जानता है, नानी घर पहले जानता है। कहां जा रहे हैं गर्मी के छुट्टी में? नानी घर जा रहे हैं, नानी गांव जा रहे हैं। तो ये नाना नानी का रिश्ता भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब आते हैं आपके जनरेशन में। ये हैं सन, नाम बड़ा सुंदर है। इनको कहा जाता है बेटा। ये बेटा आजकल लोटा बन गए हैं। ये हैं तो बेटा लेकिन लोटा बन के लुढ़क रहे हैं, कभी मोबाइल के पीछे, कभी अश्लीलता के पीछे, कभी वीडियो के पीछे, कभी बुराइयों के पीछे। इनको अच्छाई से कनेक्ट किया जाता है, बुरा लगता है। जिस राइटर ने ये नाम रखा मुझे नहीं पता किसने सेलेक्ट किया, क्यों किया, लेकिन इस नाम की अहमियत को आप समझें। एक है SON, सन मतलब बेटा। एक है SUN, सन मतलब दोनों इक्वल है। इसके उद्यमान होने से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है और इसके उद्यमान होने से पूरा खानदान प्रकाशित होता है। सूर्य उदय होता है, पूरी धरती पर प्रकाश बरसाता है, और आप में से जब रिजल्ट होगा बेटा के रूप में, और रिजल्ट होने के बाद जब पैसा कमाने जाइएगा, उस दिन आपके माँ बाप और परिवार को सुकून मिलता है, क्योंकि आज खानदान प्रकाशित हो गया है। जिस खानदान में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसका लाडला, उसका जिगर का टुकड़ा, उसका बेटा आज मजबूती पे आके खड़ा है। दुर्भाग्य, यह रिश्ता पहले इतना मजबूत था कि अपने परिवार और अपने पिता के इज्जत के लिए 14 साल का अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला गया। 14 साल का अभिमन्यु इसी भारत की भूमि में चक्रव्यूह में चला गया। दुर्भाग्य, आज 22 साल, 28 साल, 25 साल, 32 साल, चक्रव्यूह कौन का है, रिजल्ट कौन का है, न जाने कहां प्रेमी और प्रेमिका की तलाश में भटक रहे हैं। इतना भगवान बुद्ध अपने ज्ञान के तलाश में नहीं भटके जितना ये लोग प्रेमिका के तलाश में भटक रहे हैं। और ये भी कहेंगे हम अपने घर का चिराग हैं। चिराग वो नहीं होता जो घर को जला देता है, चिराग वो होता है जो घर को रोशन कर देता है। आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि आपको ब्रह्मांड के एक ऐसे ग्रह से जोड़ा गया है जो दुनिया को प्रकाशित करती है। कम से कम आप अपने परिवार को प्रकाशित जरूर कर दीजिए। यहां पर डॉटर, लोगों को, बहुत सारे लोगों को आपत्ति होगा इसको डिफाइन करेंगे तो, लेकिन हम क्षमा प्रार्थी हैं। नारी निंदा न करे, नारी नर की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। ध्रुव और प्रहलाद जैसे, हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जन्म देने वाली वो नारी है। लेकिन यहां डॉटर है। अगर डॉटर शब्द का हम ER को अलग करते हैं तो यहां डाउट हो जाता है, और इन लोगों के नाम का शुरुआत ही डाउट से होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? एक स्त्री जब गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, और कोई उसका रिश्तेदार आके कह दे आपके लक्षण से ऐसा लगता है कि गर्भ में बेटी है, चेहरा उतर जाता है। हाँ?
ना, ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया में अगर किसी को बुरा लगे तो चल सकता है, लेकिन आप ऑलरेडी किसी की बेटी हैं और आपके गर्भ में बेटी पल रही है, उस जगह अगर आपका चेहरा मलिन होता है, मायूस होता है, तो यह डाउट क्रिएट करता है कि अपने गर्भ में पलने वाले औलाद में अगर भेदभाव की शुरुआत मां करती है और मां ऑलरेडी बेटी है, तो इन बेटियों का क्या होगा जो घर से निकल के अपने कदम को आगे बढ़ाने के लिए और बेटों के साथ रिश्ता को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है। हक तो भगवान ने इक्वल दिया है, लेकिन हम इंसान अपनी भावनाओं पर इसको अलग तरीके से कलई करके इनका हक छीन लेते हैं। इसलिए आज डाउट का तो बात है। वहां से हटाइए, अगर धरती पर आ जाती है, बेटा का कपड़ा महंगा खरीदा जाता है, बेटी है तो कम पैसे वाला खरीदा जाता है। ये भेदभाव करने का अधिकार किसने दिया? बेटा है तो दिल्ली तक पढ़ाया जाएगा, बेटी है तो गांव के स्कूलों तक रह जाएगी। ये मत छीनिए, मत छीनिए, इसको डाउट में मत जाने दीजिए। क्योंकि अगर ये बात आज के डेट में साइना नेहवाल की मां सोची होती तो इतने पदक देश को नहीं मिलते। सानिया मिर्जा की मां सोची होती, नहीं मिलता। झांसी की रानी की मां घर से बाहर नहीं निकाली होती तो दांत खट्टा मुगलों का कौन करता। और ये बात अगर लता मंगेशकर की मां सोच ली होती तो आप जिनकी धुन पर अपने आप को सुकून की नींदों में अच्छे अच्छे गानों को सुनते हैं, कहां से आया होता। ये बात किरण बेदी की मां सोच ली होती तो फिर प्रथम महिला आईपीएस का नाम कौन लेता। और कल्पना चावला की मां अगर उसको नहीं पढ़ने दी होती तो कौन भेजता। इसको डाउट में मत जाने दीजिए। ये डाउट की शुरुआत मां करती है, और तो और बड़ी होती है, नहीं पढ़ेगी, पढ़ेगी। पिता का, परिवार का, सबका, चाचा का, चाची का, नहीं पटना भेजिएगा तो देख लीजिएगा, देख लीजिएगा फलानी की बेटी गई थी। ऐसा ऐसा निगेटिव एग्जाम्पल परोसा जाता है। बहुत सारी बेटियां के अधिकारी बनी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, लेकिन गांव की किसी एक लड़की द्वारा पटना आकर अगर कुछ निगेटिव कार्य किया गया है, उसका उदाहरण उस इलाके के 1000 गांव में दिया जाता है। मत बांधिए इन्हें। प्यार की पनाहों में परवरिश को इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया के किसी क्षेत्र में बेटी को छोड़ दे तो बेटा से अधिक मुकाम हासिल करके आए। ये खून का रिश्ता होता है। ये नहीं होता कि जंजीरों में बांधकर और बेटियों के उड़ने वाले पंखों को तोड़ दिया जाए और मात्र जो रानी बन के अपने जीवन को अपने कलम से तकदीर बना सकती थी, उसके मांग में सिंदूर बन के उसका निकाह करके दूसरे की घर की नौकरानी बना दिया जाए। ये डाउट क्रिएट करता है। आप पढ़ाइए उसे, उसको अधिकार दीजिए, क्योंकि आज की महिलाएं कदम से कदम मिला के परिवार में, समाज में, राज्य में, राष्ट्र में और हर जगह निर्माणकर्ता बनती है। यहां पर बेटियां डाउट के शिकार हो जाती है। न पढ़ने दिया जाता है, न जीने दिया जाता है, फिर किसी और घर में जाती है, वहां तो सबसे बड़ा प्रश्न मैके आती है। शादी के बाद मां कहती है अब तो तुम्हारा ये घर नहीं रहा, अपने घर के बारे में सोचो। और एक छोटी सी गलती अगर ससुराल में हो जाती है तो पति, उसके सास, उसके ससुर कहते हैं अपना घर नहीं ना है इसलिए ऐसा कर रही है, अपने घर में कभी ऐसा नहीं करती, कम से कम इनका घर न छीने। इतनी स्वतंत्रता जरूर दे कि अगर बेटी के जीवन में कष्ट आए तो उस हर बाप से आग्रह है कि खुलेआम कह दे बेटी जिस दिन कष्ट आए आना, पूरी जिंदगी तुमको बैठा के खिलाएंगे, लेकिन कष्ट के साए में जिंदगी बीतने नहीं देंगे। और उन भाइयों से भी निवेदन है कि अपने बहन के लिए इतना जरूर करना, जिस बहन ने आपकी कलाई में राखी बांधी है, कि वो तकलीफ में आए तो उसको सबसे अच्छे दोस्त के रूप में उसका भाई नजर आए और दिल खोल के अपने तकलीफ को शेयर करे। क्योंकि इस डॉटर का अगला रिश्ता सिस्टर और इस बेटा का अगला रिश्ता ब्रदर होता है। भाई बहन एक ऐसा सच्चा दोस्त है। आप में से कोई लड़का या लड़की मोबाइल खरीदना हो और बहन के पास पैसा हो या भाई के पास हो, सबसे पहले कौन बैंक बैलेंस खाली किया? भाई किया। सुनो ना, तुम बाद में खरीद लेना। और ये लोग बेवकूफ बन जाती हैं, बाद में देता भी नहीं है, फिर भी इस बात से खुश रहती है कि मेरे भाई ने अच्छा मोबाइल खरीदा, चलो हम अपने भाई के लिए कुछ पैसा दिए।
जिस घर से बेटियां मुस्कुरा के विदा होती है उस घर में लक्ष्मी हमेशा मुस्कुरा के रहती है। तो कम से कम पिता न रहे तो पिता के बाद अंतिम आश्रय के रूप में बेटियां अपने भाई को देखती है। उस भाई लोगों से निवेदन है, आप सबसे निवेदन है कि अपने दरवाजे पर बहन का पूर्ण सम्मान करें, कभी अपमान न करें। ये हमारे ब्लड का रिश्ता है, ये हमारे खून का रिश्ता है। पिताजी चले गए तो क्या, मां छोड़ के चली गई तो क्या, मेरी बहन आएगी और खुशियों के साथ जिस आंगन में खेली थी 10 रात बिता के जाएगी, 20 रात बिता के जाएगी और सम्मान पूर्वक जाएगी। ये हमारा खून का रिश्ता है। इसको प्रोफेशन में मत बदलिए। बहन आई थी तो 200 रुपया किलो वाला मिठाई ले आई थी, कि 500 रुपया वाला रसगुल्ला आया था, कि 1200 रुपया वाला काजू कतली आया था। वो 1200 के लाई है तो हम 1200 का देकर विदा करेंगे, नहीं। और बहनों से भी निवेदन है कि आप, मां की ममता की एक ऐसी बड़ी प्रतिछाया है कि मां के जाने के बाद अगर पूर्ण सहयोग कोई भाई को कर सकता है तो आप कर सकती है। और ये दोनों एक ऐसा सच्चा दोस्त है कि लड़ता भी है एक साथ, झगड़ता भी है एक साथ, पढ़ता भी है एक साथ, लेकिन जब बहन की शादी होती है और विदा होने लगती है तो माँ बाप तो खैर पिता है, माँ है, उनकी तो औलाद है, लेकिन उसके बाद अगर कोई टूट जाता है तो उसका भाई टूट जाता है, क्योंकि उसका साथी छूट जाता है। ये रिश्ता हमारे खून का है, इसको जरूर समझिए। ऐसा नहीं कि बहन लोग भी इंतजार करती है फोन करके, भैया रक्षाबंधन में आइएगा तो झुमका लेकर आइएगा। आज भाई बहन का संबंध झुमका, अंगूठी, कनबाली, नकबाली। भाइयों तेज कहता है जिस खून की बनी तुम हो उसी खून के हम। वो भी सोचता है चलो बहन बुलाई है तो चला जाना चाहिए, कोई बात नहीं, एक बार झुमका मांगी है दे दे, नहीं। तुरंत 2-3 दिन के बाद विचार करता है और फोन लगा के कहता है अभी छुट्टी नहीं मिला है इसलिए हम नहीं आएंगे, अगला बार आकर मिलते हैं। अब बेचारा जो भाई आता, आप उसकी कलाई में राखी बांधती, प्यार जो आप भाई बहन के बीच में था, उस प्यार के बीच में यह झुमका इतना बड़ा बॉर्डर बन गया कि न वो छुट्टी पर आ पाया ना आप राखी बांध पाई। कृपया वस्तु से व्यक्ति को न जोड़े। वस्तु का काम अलग है, व्यक्ति का काम अलग है। इसलिए भाई बहन का रिश्ता इतना इमोशनल भगवान ने बनाकर भेजा है कि दुनिया की कितनी भी खूबसूरत बहन क्यों ना हो, कभी भी किसी भाई के मन में अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है। ये भगवान का दिया हुआ सबसे प्यारा रिश्ता कभी भी नहीं होता है। इस भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाए और ये मजबूत इमोशंस के साथ, ब्लड रिश्ते के साथ होगा। दोनों साइड कज्जन का मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन। इसमें थोड़ा चाचा के भाई बहन से अनबन होता है क्योंकि नजदीक का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, घर का रिश्ता है। लेकिन अगर इसमें ममेरा भाई आ जाए और इसमें से किसी को फोन कर दे कि ममेरा भाई आया है, पता चल जाए, काहे के लिए वो ब्लड रिलेशन का क्लास करे, जल्दी से भागे, चाउमीन खाओगे कि बर्गर, बताओ। इतना बढ़िया ट्यूनिंग बैठता है ममेरा भाई में, फुफेरा भाई में, मौसेरा भाई में, साढ़ू टाइप का रिश्ता चलता है, एकदम मस्त रिश्ता चलाता है क्योंकि एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर काम करता है। धीरे धीरे इस रिश्ता में भी अब कड़वाहट आने लगी, ये इकोनॉमिक के कारण। वो ज्यादा कमाते हैं तो बड़ा बनते हैं, हमको फोन नहीं किया है, हम भी नहीं करेंगे। ये कड़वाहट आ गया है भाइयों में भी, चचेरा में भी, ममेरा में भी। वो हमको 3 बार फोन किए हैं, हम उनको 3 बार करेंगे। ब्लड के रिश्ता में काउंटिंग न करें। आपको फुर्सत मिले तो आप कर ले, उसको मिले तो वो कर ले। और ये रिश्ता इन लोगों में भी सॉलिड ट्यूनिंग बैठाया हुआ है। चचेरी बहन आ जाए, मजाल जो ये आज क्लास कोई कर ले लड़की, फुफेरी बहन आ जाए, मौसेरी बहन आ जाए, थोड़ा सा इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स इन लोगों में कहाँ आता है, ड्रेस को लेके। तुम्हारा ड्रेस हाँ ठीक है लग रहा है, भले अच्छा लगता है, लेकिन कहे कि ठीक लग रहा है। बाकी अगर पता चल जाए कि आज मौसेरी बहन आ गई है, हॉस्टल में कॉपी किताब, बिहार एसएससी को कौन याद करे, नौकरी कौन, पढ़ाई कौन, निशान सर कहाँ। वो तो बैठ के दिन भर पता नहीं कहां से उतना बात आता है, हम तुम ऐसे, मैं ऐसे, फुआ के बेटा के शादी में गए थे तो ऐसे,
इस सब का भी ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त है। ले जाएगी, खेतान मार्केट घुमाएगी, हथुआ मार्केट घुमाएगी, पटना मार्केट घुमाएगी, खरीदेगी कुछ नहीं। सब घुमा देगी, खरीदेगी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी परमात्मा का प्यार अगर बहनों के बीच में है तो शानदार है, ये रिश्ता है। यहां से नेफ्यू का जिक्र करने से पहले यहां आते हैं। 3 पार्ट में है, चाचा है, फूफा है, मौसा है। ज्वाइंट फैमिली में तो इनकी अहमियत मजबूती के साथ होती है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली आते जैसे ही परिवार का बंटवारा होता है, आपके मन में दुश्मनागत जैसा भाव आता है। कृपया इस बात को ध्यान से समझेंगे कि आपके ऊपर के किसी भी जनरेशन में हस्तक्षेप करने का आपका कोई राइट नहीं है। बिहार में अलग अलग, उत्तर प्रदेश में, बलिया में, राजस्थान में न्यूज़पेपरों में पढ़ने के लिए मिलता है। अलग अलग स्टेट में सब जगह भतीजे ने चाचा को काटा है। कई जगह दुख होता है। हो सकता है पिता के कारण जमीनी विवाद हो या घर का विवाद हो, कुछ अनमन होता है, लेकिन ये पिता के इक्विवेलेंट है, यानी पिता के समकक्ष है। आपका कोई राइट नहीं बनता है कि आप पिता को मारे, चाचा को मारे, या पिता के साइड से चाचा को अपमान तक करे। आपको बहुत बुरा लगता है, अपने पिताजी को साइड कर लीजिए, किनारे कर लीजिए, उनको बंद कर दीजिए। पिताजी को गेट में गुस्सा का जो टाइम ऑफ पीरियड होता है, मिनिमम से शुरुआत होता है, लेकिन मैक्सिमम 15 मिनट से ज्यादा कोई गुस्सा में नहीं रहता है। अगर 15 मिनट किसी व्यक्ति को अलग कर दिया जाए और कमरे में बंद कर दिया जाए, वो अपने चिल्ला लेगा, 15 मिनट धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अगर 1 घंटे तक उसको उस माहौल से अलग कर दिया जाए, फिर जिस भाई के प्रति उसका झगड़ा था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और झगड़ा कंप्रोमाइज में बदल जाता है। लेकिन दुर्भाग्य, उम्र की तकाजा होती है, कम उम्र में आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो तेज होता है, और पिता को अपमानित होते हुए देखते हैं तो आपको लगता है चाचा के साथ कुछ कर बैठे, और ऐसे ही बच्चे को कुसंस्कारी बच्चा कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि आज आप पिता के इमोशंस में जुड़कर और चाचा पर हाथ उठा रहे हैं, कल किसी बात को लेकर मम्मी और पापा में झगड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, आप मां के इमोशंस को लेकर पापा पर भी हाथ उठा दीजिएगा, और तब फिर आपका रिश्ता कहां रहा? फिर ये खून से सिंची हुई, कभी ना कभी तो इस चाचा ने आपको गोद में खिलाया होगा, कभी ना कभी तो एक टॉफी दिया होगा, कभी ना कभी तो घुमाया होगा। बस इसी बात को याद रखेंगे और भरसक उस समय प्रयास करेंगे कि मामला को शांत कर लिया जाए, और निपटाना हो तो पिता के ये भाई हैं, इन लोगों का आपस में टुनमुन चल सकता है। भतीजे और बेटे का राइट नहीं है कि इसमें इंटरफेयर करे। तो हमेशा चाचा का सम्मान करते हुए, ब्लड के रिश्ता को याद रखते हुए, पारिवारिक सामंजस्य को मजबूत बनाए। यहां पर चाची, यहां महिला के गुण में पुरुष उलझ जाते हैं। चाची का एक स्वभाव है, हालांकि हर जगह एक्सेप्शन होता है, कि थोड़ा सा अपने बच्चे को अधिक मानती है। यह हर महिला का गुण है, केवल चाची का ही गुण नहीं है, आपकी भी मां आपको अधिक मानती है। अब इसको आप इतने बड़ी बातों में बना लिए, चाची हमारे दूध में पानी मिला दी थी। कई को तो देखबो नहीं करता है, झूठ बोल देता है। अब उसकी माँ इसी फिराक में बैठी है, हमारा बेटा के दूध में तुम पानी मिला दी, अपना बेटा के खाटी दूध पिला दी। अब वो लड़ने लगती है। ये भी आपके माँ के इक्विवेलेंट है, इनका सम्मान करे। इधर आते हैं फूफा। फूफा नामे है फूफा, ये इतना बढ़िया इनसे ट्यूनिंग बैठता है ना। हमारा हित कौन है? फूफा और मौसा, सबसे अच्छे हित, इसलिए कि दोनों पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते हैं, और हमारा दुश्मन वही है जो पढ़ाई के बारे में पूछता है। तो इनसे ट्यूनिंग सॉलिड बैठता है, लेकिन इसमें ये फुआ और मौसी का रोल अहम होता है। आप में से बहुत सारे लोग, मौसी अगर थोड़ी सी धनवान है तो अपने घर से, अपने परिवार से छुपाकर और अपने ब्लड के रिश्ता को निभाने के लिए आपके परिवार में कई बार कपड़ा खरीद के भेजी, कई बार इनडायरेक्ट पैसा भेजी, और फुआ भी वही करती है। आप अपने घर में जाकर जितने भी लोगों से पूछेंगे कि बचपन में सबसे अधिक मैं किसके गोद में खेला हूं,
तो बचपन की सुपर हेलीकॉप्टर आपकी फुआ है। सुबह उठते तैयार करा के पाउडर लगा के आराम से गोद में बैठा के 4 घर का चक्कर लगवा देती है। चलो तुमको घुमा के ले आते हुए बहाने फुआ भी घूम लेती है, वो तो बहाना बच्चा होता है। 2-4 घर चाय पिएगी, इन्हें के कहानी उन्हें बात करेगी। इस फुआ को घर से मुस्कुरा के जाने दीजिएगा, इनका सम्मान जरूर करिएगा। ये सब रिश्ते का धरोहर है और इसको जितना संभालेंगे, आपके ब्लड के रिश्ता में जब कठिन परिस्थितियां आएगी, जब भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन दुख की घड़ी आएगी और जब अस्पताल में आप पहुंचिएगा, आप देखिएगा कहीं बहन आके खड़ी है, कहीं फुआ आके खड़ी है और ढाढ़स दिलाते हुए मिलेगी कि चिंता मत करो भतीजा, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो भाई। उस समय याद आता है कि खून के रिश्ता का अहमियत क्या है। अगर इस रिश्ते को तोड़ देते हैं तो आप अकेला पड़ जाते हैं। और उस अस्पताल में अगर गलती से पिता या मां का देहांत होता है तो आप मां के जाने के कारण तो कम टूटते हैं, अपनों का समूह नहीं मिल पाता है जिसके कारण आप टूट जाते हैं। तो ब्लड का रिश्ता यहां भी काम आता है और इमोशनल रिश्ता भी काम आता है। ये हुए हंस लो, बाद में तो बैंड बजेगा। हंस बैंड, हंस हंस के जिसका बैंड बजता हो वो हुए हंस बैंड। पहले शादी उदी होगा, 1-आध महीना तक आप खूब खुश रहिएगा। 1 महीना 2 महीना के बाद थोड़ा आपस में ट्यूनिंग बैठ जाएगा। अचानक घर से निकलिएगा, कहाँ ऑफिस से आइएगा, सब्जी लेते आइएगा लेते आएंगे, हंसे पीछे से बैंड बजा डम। 1-आध साल बीतेगा, फोन आएगा, कब आइएगा घर, आ रहे हैं, दवा लेते आइएगा बाबू का, फिर डम। ये इतना बढ़िया बैंड है कि शादी के समय पूरा दुनिया को दिखाता है, लेकिन जब इसका बैंड बजता है कोई नहीं देख पाता है, कोई नहीं देखता है, बेचारा अकेले डमडमाते रहता है, मस्त रहता है। ये है, अब आप लोग वाईफाई कह रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। यह है वाइफ, पत्नी। स्त्रियों के रिश्तों में हमारे यहां जो परिभाषाएं समझाई जाती है, इस रिश्ता में समझाया जाता है कि लड़की जब छोटी होती है तो उसको बच्ची कहा जाता है, दुनिया से बच्ची होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, लड़की कहा जाता है क्योंकि लड़ती है अपने हक के लिए, मिले या नहीं ना मिले। भैया के कॉपी खरीदाया, हमरा नहीं खरीदाएगा, लड़ती है। उसके बाद कन्या बनती है और कन्या के बाद पत्नी बनती है, वाइफ जिसका नाम है। ये पत्नी पतित पति को भी पावन बना देती है, इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है। ये वाइफ जो होती है इतना बड़ा जीवन साथी होती है, इसको जीवन साथी पति पत्नी को कहा गया है। ये रिश्ता इतना मित्रवत होता है कि अगर आपने ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने का थोड़ा सा मन बना लिया, शुरू में अनट्यूनिंग रहेगा, शुरू में आपको लगेगा वो कैसे बोल दी, वो लड़की होके बोल दी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। वहां पर अनट्यूनिंग होता है पति पत्नी के रिश्ते में। लेकिन उसी क्षण अगर आपके दिमाग में आता है, बोल दी तो क्या हुआ, अपने माँ को छोड़ के आई है, अपने पिता को छोड़ के आई है, अपने परिवार को छोड़ के आई है, अपने भाई को छोड़ के आई है, अपने बहन को छोड़ के आई है, अपने रिश्तेदार को छोड़ के आई है, बोल ही दी तो कौन बड़ा बात है, हमारे लिए सबको समर्पित करके आई है। इसलिए आप थोड़ी सी अगर बर्दाश्त कर लेते हैं, 4-5 साल के बाद भाई बहन का जैसा रिश्ता होता है ना, पति पत्नी का रिश्ता हो जाता है। लेकिन इस कलयुग में जो मोबाइल आया ना, पता नहीं पति पत्नी के रिश्ता पर कौन सा सूर्य ग्रहण लगा दिया है। कृपया इस रिश्ते को मजबूती से बनाए रखें। नहीं तो आप ही लोग कह रहे थे वाईफाई है, तो देखते हैं वाईफाई का अगर पासवर्ड कमजोर होता है, क्या होता है भगवान मालिक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये समर्पण का रिश्ता है, इमोशंस का रिश्ता है, भाव का रिश्ता है और ब्लड का रिश्ता है। एक दूसरे के साथ समझते हैं, बेहतर होता है। ये सन इन लॉ, जिस राष्ट्र में कहा गया है दहेज के लिए कि लाखों घर बर्बाद हुए, इस दहेज की बोली में अर्थी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में, वहां आज दाम देकर दामाद बनाया जाता है। दाम देते हैं तो दामाद मिलता है, दाम नहीं है
तो बेटी किस घर में जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। और आज गरीब माँ बाप इसी में टूट गया है कि दामाद खोजने के लिए दाम नहीं है, तो घर में खुशहाल जिंदगी जीने वाली कई ऐसी बेटियां हैं जो शराबी का हाथ पकड़ के जीवन काट रही है, जीवन जी नहीं रही है। कम से कम पुरुष होने के नाते अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करे और दहेज रूपी दानों को समाप्त करते हुए किसी के घर की बेटी को अपने आंगन में लाके खुशियों से उसके आंचल को भर दे। आपके जीवन में भगवान खुशियां भर देगा। ये दाम वाला दामाद नहीं बनिएगा, ब्लड रिलेशन वाला दामाद बनिएगा, नाम वाला काम वाला बनिएगा, दाम वाला नहीं। और इन लोगों से भी निवेदन है कि ये जो डॉटर इन लॉ बनती है और कल जाते के साथ हुक्म जमाती है कि ये तुम्हारी माँ का नहीं सुनेंगे, तुम्हारे पापा का नहीं सुनेंगे, हमारे पापा पैसा दिए हैं, हम क्यों सुने, तरह तरह का आपसे निवेदन है कि कल ऐसा बीज न बोएं कि आपका बेटा भी शादी करके आए और आपकी बहू के आने के बाद आपको वृद्धाश्रम का रास्ता धरा दिया जाए। हमेशा याद रखेंगे कि जैसे आपका बेटा होगा बड़ा कल के डेट में, वैसे ही जो पति के रूप में आपके साथ जुड़ा है, जीवन साथी बन के, वो भी किसी का बेटा है और उस पर भी कोई आश्रित है जो चाहता है कि परिवार में पैसा 19-20 हो लेकिन परिवार का प्यार कभी न घटे। परिवार प्यार की प्रकाष्ठा पर घर को स्वर्ग बनाता है और प्यार घटने पर बिल्डिंग तो खूबसूरत होता है लेकिन घर नर्क बन जाता है। तो यहां पर पति पत्नी का रिश्ता आपके पिता और माता के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। इसके बाद के जो रिश्ते हैं, ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा, साला, देवर, बहनोई, ये ब्लड का रिश्ता है लेकिन काम भर सम्मान का रिश्ता है। इससे अधिक क्या है। अब किसी भाभी को देवर से क्या लेना है, किसी साली को जीजा से क्या लेना देना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भोजपुरी गाना सुन के मत सोच लीजिएगा आप लोग, ऐसा ऐसे नहीं कहिए बहुत सारा जीजा साली पर है, बहुत सारा, ये मत सोचिए। आप एक तरफ कहते हैं ब्रदर इन लॉ, एक तरफ कहते हैं सिस्टर इन लॉ, मतलब मेरी बहन जैसी है, और फिर भोजपुरी गाना पर मुस्कुराए का है। मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है कि पूरा दाल ही काला है। ये एक तरफ सिस्टर भी कहते हैं। लॉ का मतलब क्या होता है, ससुराल की अंग्रेजी होती है लॉ हाउस। बेटा तो बेटा रहता है, बहू तो बहू हो जाती है, लेकिन इस ससुराल का दखल अंदाज जब घुसता है ना तो कानून घर में बनने लगता है। लॉ हाउस, ससुराल की इंग्लिश क्या होती है, लॉ हाउस। उसी के आने पर तो कानून बनना शुरू होता है। तो ये रिश्ता ग्रैंड सन इन लॉ, यहां पर जो ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ है, ये रेयर देखने को मिलेंगे। अजिया ससुर, ददिया ससुर को ग्रैंड फादर इन लॉ कहते हैं। अजिया सास, ददिया सास को ग्रैंड मदर इन लॉ कहते हैं। ये आशीर्वाद खूब देती है और इनका आशीर्वाद ही आपका सबसे बड़ा पूंजी है। और यही नतीन दामाद, नतीन पतोहू, तो ये हुआ ग्रैंड डॉटर इन लॉ। और यहां सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर मतलब ग्रैंड सन, पोता पोती, ग्रैंड डॉटर, नाती नतनी दोनों होता है, और अंत में नतीन पतोह और नतीन पतोहू, यही होता है। ये ब्लड रिश्ता, ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 आपके सामने आज समाप्त। कल इसके पार्ट 2 को लेकर हम फिर आएंगे। एक एक रिश्ता की अहमियत को मजबूती से समझे, ईमानदारी पूर्वक इसकी पढ़ाई करें, और फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।